हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। आज की वीडियो की खास बात ये है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन पॉलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया है कि इंडियन पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने बेल आइकॉन को ऑन नहीं करा है, आप प्लीज़ बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। इसका मतलब दोस्तों, कौन सा एक्ट शुरू करता है कम्युनल इलेक्टोरेट को इंडिया में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 स्टार्ट करता है कम्युनल इलेक्टोरेट को इंडिया में। दोस्तों, इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब थोड़ा जानते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के बारे में। दोस्तों दोस्तों इसमें डिफरेंट रिलीजन के बारे में बात करी गई है, जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम, इन सब के बारे में। पर दोस्तों, जो प्रायोरिटी दी गई है वो मुस्लिम मेंबर्स को प्रायोरिटी दी गई है इस एक्ट में। और दोस्तों, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड मिंटो को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरेक्टरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसका मतलब कौन से एक्ट के तहत डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या है दोस्तों, इसमें डिवीजन ऑफ पावर इन टू अथॉरिटीज, मतलब कि जो पावर है उसको बांट देते हैं दो अथॉरिटी के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in the Government of Indian Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year of 1950। दोस्तों, इसका मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट था इंस्ट्रक्शन का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में था, वो शामिल किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 में। वो कौन सा प्रोविजन था दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमरजेंसी प्रोविजन या एमरजेंसी लॉ को शामिल किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1950 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। दोस्तों, मोस्ट एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब दोस्तों, ये किसके ऊपर बेस्ड था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ये एक्ट बेस्ड था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड बाय द। दोस्तों, इसका मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक अधिकार ले रखा था कि सिर्फ इंडिया में वही व्यापार करेगी, वही ट्रेड करेगी, वो कौन से एक्ट के तहत समाप्त किया गया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों, इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी वो छीन ली गई थी, और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश की और भी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती थी इस एक्ट के तहत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज एक्ट्स। मतलब कि हमें बताना है ये एक्ट थे वो कौन कौन से ईयर में आए थे, बढ़ते क्रम में, मतलब कि जो पहले आया था उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो दोस्तों, इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन ए, पहले आया था द रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था। उसके बाद आया था सेकंड ऑप्शन, पिटीज इंडियन इंडिया एक्ट 1784 में। उसके बाद आया था थर्ड, द चार्टर एक्ट 1813 में। और उसके बाद आया था फोर्थ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। दोस्तों, थोड़ा अब जानते हैं इन सारे एक्ट्स के बारे में। दोस्तों, तुम्हारा फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या गया दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई थी कि सिर्फ वही नहीं कर सकता ट्रेड इंडिया में। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले एक्ट पे, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, इस एक्ट का नाम ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है, जिनका नाम था विलियम पिटीज।
और दोस्तों ये एक्ट इसलिए लाया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी जो कमजोरियां थी इसको सुधारने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन 3 में द चार्टर एक्ट, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है अभी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई थी, ये उसके बारे में था। और फोर्थ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दोस्तों इसमें ये था जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, जो कानून बनाने का प्रोसीजर था, उसमें जो इंडियन लीडर्स थे उनको भी शामिल करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन, with reference to the colonial period of India, the trade monopoly of East India Company was ended by। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, पर पेपर्स में क्या करते हैं, हम जो पढ़ के जाते हैं वही आ जाता है, पर उसकी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज कर देते हैं, मतलब कि घुमा फिरा के कर देते हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, द चार्टर एक्ट 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे पावर्स छीन ली गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन, टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स two independent states on India and Pakistan were created by। दोस्तों जो दो इंडिपेंडेंट स्टेट थी इंडिया और पाकिस्तान, वो किसके द्वारा क्रिएट की गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 1947 में आया था, जो कि दोस्तों इसको यूनाइटेड किंगडम ने पास किया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बताया गया था। द फर्स्ट, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। दोस्तों जो पहला स्टेप था, जो पहली बार स्टेप लिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे पार्लियामेंट कंट्रोल करे, वो किसके तहत लिया गया था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई थी। और जो चार्टर एक्ट था उसमें भी उसके बाद आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। टेंथ क्वेश्चन, द मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस। दोस्तों ये दो बंदे हैं, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, पहले वाले का नाम है एडविन मॉन्टेग्यू और दूसरे का नाम है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। जो इनकी रिपोर्ट थी वो किस बेसिस पे थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे ये बेस्ड थी। दोस्तों ये बनाई जो रिपोर्ट थी ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए जाने थे उसके बारे में इन दोनों ने ये बनाई थी। दोस्तों थोड़ा जानते हैं इन दोनों के बारे में, ये कौन थे। दोस्तों जो हमारे पहले थे एडविन मॉन्टेग्यू, दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेक्रेटरी थे स्टेट के। और तो दोस्तों क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ये वाइसराय ऑफ इंडिया थे। इन दोनों ने ये मिलकर बनाई थी, तो इसलिए इनका मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। और वो किस पे बेस्ड थी दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। डायची वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर। तो दोस्तों हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था डायची के बारे में, जिसमें पावर्स बांट जाती है गवर्नमेंट को, वो किस पे इंट्रोड्यूस किया गया, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स पे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू। मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा पावर होती है उस टाइम पे एक्ट 1935 के दौरान, वो किसके पास होती थी दोस्तों उस टाइम पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल के पास होती थी रेजिडरी पावर्स। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कौन से ईयर में पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1950 में अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, विच वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। दोस्तों थोड़ा जानते पहले कैबिनेट मिशन कौन क्या था। दोस्तों कैबिनेट मिशन इसलिए चलाया गया था कि जो पावर है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, वो हम ट्रांसफर कर सके इंडियन लीडरशिप में, इंडियन लीडर्स के पास। और दोस्तों इसमें हमें थोड़ा इस मिशन में जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें सुधार के लिए भी ये मिशन बनाया गया था। और दोस्तों अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसने पूछा दोस्तों नोट, विच वॉज नोट अ मेंबर, मतलब कि कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी,
जॉन साइमन इस कैबिनेट के मेंबर नहीं थे। और जो इसके 3 मेन हेड थे इस कैबिनेट मिशन के, जो 3 मेन बंदे थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन सी में एवी अलेक्जेंडर। ये इस कैबिनेट मिशन के हेड थे और जॉन साइमन इस मिशन के नहीं थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि दोस्तों जो हमारा बिगेस्ट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडिया का, तो कौन सा एक्ट दैट था? ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। लगी तो दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस टाइम में लागू हुआ था या फोर्स में आया था? तो दोस्तों इसकी सही डेट है ऑप्शन सी, जनवरी 26 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का केम इनटू फोर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया था इंडिया में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन। लाइक जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था वो रॉयल असेंट को कब रिसीव हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर है जुलाई 18 1947 में ये रॉयल असेंट को बिल रिसीव हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन, which of the following acts was described by Jawaharlal Nehru as a charter of slavery। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे चार्टर ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लगी इन में से कौन सा करेक्ट है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए, द नेहरू रिपोर्ट 1928 में हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो बाकी 3 है ये सारे सारे गलत हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बायकैमरल ऑफ द फर्स्ट टाइम बाय। लड़की दो इंडियन लेजिस्लेचर थी वो पहली बार बायकैमरल कब बनाई गई थी, कौन से टाइम में बनाई गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम में ये बनाई गई थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टरी एट द सेंटर। मतलब कि जो कौन सा एक्ट है जो इंट्रोड्यूस करता है डायरेक्टरी को सेंटर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेंटर कर इंट्रोड्यूस करता है डायरेक्टरी को सेंटर में। डायरेक्टरी मतलब दो सरकारें, द्विपक्षीय। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, which of the following were the main features of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लाइक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 के जो मेन फीचर्स थे वो कौन से थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 and 3। 2 and 3 मतलब सेकंड और थर्ड जो है वो मेन फीचर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। दोस्तों सेकंड क्या है? डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर। और थर्ड है एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर। ये दोस्तों मेन फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 के। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th, which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution। कि कौन सी एक्सरसाइज थी जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? दोस्तों वो था ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
इस वीडियो का 25th क्वेश्चन। The distribution of powers between the central and the states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे इस टॉपिक्स पे, इंडियन पॉलिटी पे और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी जो आपको काफी हेल्प करेगी गवर्नमेंट जॉब के पेपर को क्रैक करने में। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।